लम्ब से जनूं। राइटर है जोया अलीशा। एपिसोड नंबर 45 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवल आपको पसंद आए। मीरब रुमान शाह का हाथ पकड़कर टेबल की जानिब लाई, जहाँ पर एक खूबसूरत बर्थडे केक रखा हुआ था, जिस पर बहुत खूबसूरती से रुमान शाह हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। हैप्पी बर्थडे शाह। शाह के केक कट करते ही मीरा मुस्कुराते हुए बोलकर शाह के सीने से लग गई, अपने दोनों बाजू उसकी कमरे में डाले हुए कस चुकी थी। थैंक यू जानिशा, ये बर्थडे मैं हमेशा याद रखूंगा। इतना खूबसूरत सरप्राइज दिया है तुमने मुझे, जिसे रोमान शाह सालों नहीं भूल सकता। उसे अपनी बाहों के दायरे में कसते हुए झुककर इसके गाल पर रब रख कर जोर से चूमते हुए कहा। शाह ने केक मीरब के लबों से लगाकर थैंक यू जानिशा कहा था। मीरब ने पीछे हटकर केक के पीस को उठाया, जबकि केक को देखकर रुमान शाह ने नफी में सर हिलाया। मीरब समझ गई थी कि शाह इस तरह से केक नहीं खाना चाहता। आखिर इतना तो वो रुमान शाह को समझ चुकी थी। रुमान शाह को केक अपने ही स्टाइल में खाना था। इसने मुस्कुराते हुए केक बिना किसी बहस के रख दिया। खा लीजिए जैसे आपको अपना बर्थडे केक खाना है। आज आपकी बर्थडे है तो मैं भी आपको बिल्कुल नाराज नहीं करूंगी। वो मुस्कुराते हुए नजरें नीचे झुकाकर बोली। हाय दानिश शाह, ना करो यार, ना करो, मार रही है तुम्हारी अदाएं मुझे। शाह तो वैसे ही तुम पर फिदा रहता है। जान दे जान दे टोटे, अगर ऐसे ही करती रही तो शाह तो आप अपना आप नहीं संभाल सकेगा। और मेरी जान की इस वक्त जो कंडीशन है, ऐसे में तुम पर सख्ती भी नहीं कर सकता। क्या चाहती हो जानिशा? शाह को यूं तड़पा कर इसकी हालत से महफूज हो रही हूँ। मुस्कुराते अपने दोनों मजबूत बाजू इसके गिर्द लपेटते हुए सख्ती से उसे अपने सीने से लगाकर एक गहरी सांस खींचते हुए बोला था। मीरब कभी अपने शाह को यूं तड़पा और तरसा नहीं सकती। मीरब आपकी है, आपका पूरा हक है मीरब पर। आज के दिन अपनी मोहब्बत जैसे चाहें मुझ पर निछावर कर सकते हैं। बस हमारे बेबी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। वह शर्म से लाल होते हुए नजरें इसके सीने पर गाढ़े हुए अपने दोनों हाथों से शाह के सीने से कमीज को मुट्ठियों में भींचे हुए खड़ी थी। मेरे बेबी को अपने बेबी की बहुत फिक्र है। कुछ नहीं होने दूंगा, हमारे बेबी को बेफिक्र रहो। बस तुम मुझे एक गिफ्ट दो, वो भी मेरी पसंद का। शाह, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर तो आई हूँ, उदास सा मुंह बनाकर कहा। आपकी पसंद का गिफ्ट भी सुबह ले आऊंगी। बिना शाह की पूरी बात सुने वो बोली थी। मेरी पसंद का गिफ्ट तुम मुझे अभी दे सकती हो। इसके उदास चेहरे को देख कर कहा। अच्छा बताएं, फिर मैं भी आपको आपकी पसंद का गिफ्ट दे देती हूँ। आज मीरब अपने शाह की बर्थडे में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे हमारी एनिवर्सरी वाली मेरी फेवरेट साड़ी पहन कर दिखाओ। शाह प्लीज कुछ कुछ भी और बोल दें। आपको पता है ना वो साड़ी कितनी नंगी पंगी है। एनिवर्सरी पर पहन कर मुझे कितनी शर्म आ रही थी। जाने शाह, रूम में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। मेरी जान, मुझसे कैसा शर्माना? अभी तुमने कहा कि तुम शाह की हो, तो फिर शाह तुम्हें हर हाल में देखने का हक रखता है। कहते हुए इसके कान की लोगों चूम लिया। उसे इसकी भरते हुए पीछे हुई। प्लीज पहन के दिखा दो। शाह के लिए सबसे जबरदस्त गिफ्ट होगा। इसकी कमर पर हाथ रख के नरमी से वापस अपने करीब करते हुए सरगोशी की। ठीक है, फिर प्लीज आप मुझे घूर घूर कर नहीं देखेंगे, प्रॉमिस करें। जाने शाह, मैं वादा तो करूंगा, मगर तुम अच्छी तरह से जानती हो शाह को अपना ऐसा वादा तोड़ने में कितना टाइम लगता है। बेहतर है तुम मुझसे वादा नहीं लो। मैं कोशिश करूंगा, और मैं जानता हूँ कि मेरी कोशिश ने भी नाकाम ही होना है। वो मुस्कुराते हुए सरगोशी में बोल रहा था। मीर अपने शाह की ईमानदारी पर हंसते हुए शाह के फौलादी सीने पर प्यार से दो मुक्के बरसाते हुए शाह के चेहरे की जानिब देखा, जहां पर शाह ने हंसने से डिम्पल वाजे हो गए थे। शाह के डिम्पल देखकर मीरब ने दिल में माशाअल्लाह कहा था। और रूम से बाहर निकल कर जा रही थी। कहाँ जा रही हो, बताती तो जाओ। शाह ने पीछे से आवाज लगाई। आपकी पसंद का गिफ्ट ही रेडी करने जा रही हूँ, वो बिना मुड़े हुई बोली थी। थैंक यू सो मच शाह। जाने शाह कहते हुए अपने गिफ्ट के इंतजार में वही सोफे पर बैठ गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद मीरब शाह की फेवरेट साड़ी पहने हुए नजरें झुकाए शाह के दिल पर बिजलियां गिराते हुए आ चुकी थी। माई ब्यूटीफुल वाइफ। शाह अपनी जान पर कुर्बान। मीरब के हाथ को पकड़कर अपने पास करते हुए शाह मुस्कुरा दिया। केक मीरब के लबों पर लगाते हुए शाह ने अपने मनपसंद अंदाज से केक खाया। मीरब की सांसों को तंग करते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर रूम की जानिब ले जा रहा था। शाह के गले में अपने बाजुओं का हाथ डाले आंखें बंद की शाह के रहमो करम पर थी। स्टडी रूम से रूम के अंदर आते हुए मीरब के चेहरे पर लम्सों की बारिश करते हुए उसे सिसकने पर मजबूर कर रखा था। उसे नरमी से तकिए पर सर रखकर बेड पर लिटा दिया। अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपने हसरती वजूद से उतार कर फेंक चुका था। मीरब के दिल वाले मकाम ऊपर नीचे होते देखकर शाह के जज्बातों का ठाटे मारता हुआ समंदर मीरब को भिगोने के लिए बेकरार था। शाह के चेहरे पर झुक चुका था। अपने लब इसकी पंखड़ियों पर रखकर कैद में ले गया। इसकी सांसों को अपने अंदर खींच कर पीने लगा था।
मीरब की हालत पर रहम खाते हुए उसे आज़ादी बख्शी। वो जल्दी से करवट लेकर खुद की सांसें बहाल करने लगी। शाह की नजरों के सामने मीरब की दूध जैसी गोरी रंगत वाली कमर थी, जिसे देखकर शाह बेकाबू सा होकर मीरब की कमर पर झुक गया। इसकी साड़ी के स्ट्रैप पर लब रखते हुए स्ट्रैप खोलकर वहां पर दांतों की चुभन के साथ लम्स छोड़ा। वो सिसक उठी थी, अपना मजबूत हाथ इसके ऊपर से ले जाते हुए इसके खूबसूरत उभार पर रखकर इसकी कमर पर लम्स छोड़ने लगा। वो शाह के हाथ की सख्ती से तड़प कर सिसकने लगी थी। शाह हमेशा की तरह बेकाबू सा होकर अपनी धुन में मस्त मीरा पर मोहब्बत की बारिश जोरों शोर से बरसाने लगा था। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सख्ती से नहीं नरमी से पेश आए, मगर रुमान शाह की मोहब्बत थी, मीरा को तड़पना तो पड़ना ही था। अपनी मनमानियां करते हुए शाह ने इसके वजूद पर कपड़े न होने के बराबर छोड़े थे, उसको चादर के अंदर लपेटे हुए लम्सों की बारिश इसके खूबसूरत जिस्म की रानाइयों पर बिखेर रहा था। वो सिसक रही थी, आज इसने सिसकने के बावजूद शाह के लिए कोई मज़ाहमत खड़ी नहीं की। वो अपने शाह को बर्थडे पर इसकी मनमानियों का स्पेशल तोहफा देना चाहती थी। वो आंखें बंद किए हुए दोनों हाथ चादर पर रखे चादर को मुट्ठियों में बींचे हुए थी। शाह ने अपने हाथ इसकी हथेलियों पर रखते हुए चादर से छुड़ाकर अपने हाथों के नीचे दबा लिए। इसके दिल वाले मकाम पर अपने लब रखते हुए चूम कर इसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था, कभी नरमी तो कभी सख्ती करते हुए अपनी मोहब्बत की बारिश इस पर बरसाता जा रहा था। एक और खूबसूरत रात दास्तानी रुमान शाह की मोहब्बत में लिख रही थी। डॉक्टर एवरीथिंग ओके, कोई सीरियस मसला तो नहीं है? अहमद महक को लेकर इसके डॉक्टर के पास आया था, बहुत फिक्रमंदी से डॉक्टर के सामने बैठा परेशान कुन लहजे में डॉक्टर से पूछ रहा था। देखिए मिस्टर अहमद, बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, मगर शायद इनको किसी बात का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से ये मेंटली तौर पर बेचैन रहती हैं। डॉक्टर ने सोचते हुए नजरों से महक की जानिब देखते हुए कहा, जो अहमद के साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। तो आपके कहने के मुताबिक इनकी बेचैनी, घबराहट इनके जहनी स्ट्रेस की वजह से है? जी बिल्कुल, क्योंकि और तो कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही। इनके सब टेस्ट क्लियर हैं, इनका बेबी बिल्कुल ठीक है, ये खुद बिल्कुल सेहतमंद है, तो मेरे ख्याल से यही वजह है जो ये बेचैन रहती हैं। अब इनको क्या स्ट्रेस है ये तो आप लोग ही जानते हो। प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि जहनी परेशानी का शिकार नहीं रहें। जो भी मामलात हैं या घर में कोई परेशानी है, आप उसको आपस में बैठ कर सुलझाएं, क्योंकि इनका परेशान रहना माँ और बच्चे के लिए आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और मैं इसके लिए ये मेडिसिन लिख रही हूँ, ये इनको रोज़ बिला नाक़त देते रहें और ये आराम करें, बाकी अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। डॉक्टर दवाइयों की लिस्ट अहमद की जानिब बढ़ाते हुए बोली थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अहमद डॉक्टर के हाथ से फाइल लेते हुए बोला था। मेंशन नॉट बी केयरफुल, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए दोनों की जानिब देख कर कहा। अहमद लिस्ट लेकर महक का हाथ पकड़े डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आया। अहमद, आप परेशान नहीं हो, मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लूं। गाड़ी में बैठते हुए महक ने अहमद के उतरे हुए चेहरे को देख कर कहा, थैंक यू महक, तुम खुद को टेंशन से दूर रखने की कोशिश करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्पॉट से लहजे में अहमद ने महक की जानिब देखते हुए कहा और गाड़ी घर की जानिब मोड़ दी। अहमद, आप मुझसे नाराज हैं? अहमद के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए चेहरे को झुक के उसके चेहरे को देखते हुए बोली, नहीं नाराज नहीं हूँ, बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम सब परेशानियों को खुद से दूर रखो, हमारे बच्चे का और खुद का ख्याल रखो। मैं तुम दोनों के बगैर खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। बहुत से ख्वाब सजा लिए हैं मैंने हमारी आने वाली जिंदगी के लिए। वो गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हुए इसकी जानिब देखकर बोलते हुए वापस स्टीयरिंग पर नजर जमा चुका था। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी जानिब से कोई शिकायत ना मिले। अब आप अपने चेहरे से उदासी हटाकर खुश होकर दिखाएं। मुझे आपका ये लटका हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। अहमद ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। हाँ तो तुम अपना ख्याल रखो, अहमद का चेहरा हमेशा मुस्कुराता ही तुम्हें मिलेगा। कुछ खाओगे? क्या? गोलगप्पे? महक, कुछ जल्दी खा लो यार। नहीं, मुझे गोलगप्पे ही खाने। आप मर्दों को बिल्कुल समझ नहीं आता कि औरतों का ऐसी हालत में खट्टी चीजें खाने को कितना दिल करता है। हाँ भाई, हमें कैसे पता होगा, हम कभी प्रेग्नेंट थोड़ा हुए हैं। अहमद कहका लगाकर हंसते हुए बोला था। अहमद ने महक की फेवरेट पानी गोलगप्पे वाली दुकान के सामने गाड़ी रोकी। वो जानता था कि महक को गाड़ी में बैठकर ही ताजे गोलगप्पे खाने हैं। वो पार्सल किए हुए गोलगप्पे नहीं खाती थी। बैठो, मैं भी लेकर आता हूँ। अहमद ने महक के लिए 2 प्लेट तैयार करवाई थी, जिनको महक ने हमेशा की तरह चट कर दिया था। हेल्दी चीजें तो महक से खाई नहीं जाती थी, मगर गोलगप्पों जैसी चीजें महक खाने में मिंट लगाती थी। महक, तुम ये खट्टा पानी मत पियो यार, मेरे बच्चे का गला खराब हो जाएगा। महक को खट्टे पानी के घूंट लेते हुए देख अहमद ने आंखें बंद करके कहा था, कोई नहीं, आप आपके बच्चे का गला खराब होता, वो भी चटखारे लेकर खा रहा है। महक के कहने पर दोनों हंसने लगे थे। अब्बा आई, मैं जरा याकूब की जमीनों के हवाले से 2 दिन के लिए मुल्तान जा रहा हूँ, तो इधर के सारे मामलात आप देख लेना।
नाश्ता करते हुए टेबल पर ही खुर्रम ने चौधरी को आगाह करते हुए कहा था, क्या साईं, आप 2 दिन के लिए जा रहे? आपने ये बात मुझे बताई ही नहीं। पिया जो सबको नाश्ता दे रही थी, खुर्रम की बात पर चौंक कर उदास सा मुंह बनाते हुए बोली थी। खुर्रम की माँ और बाप ने मुस्कुराते हुए बिया की जानिब देखा। खुर्रम लबों के अंदर मूंछों तले मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि इस पागल ने बिना इर्द गिर्द देखे एकदम से बोल दिया है और होश में आने पर खुद ही शर्माई शर्माई फिरेगी। और वही हुआ। बिया ने नजर घुमाकर पास बैठे अपने ताया ताई की जानिब देखा और नाश्ता वही टेबल पर रखा। वहां से तकरीबन भागती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई। वैसे तू बड़ा खुशकिस्मत है, तुझे इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है, चौधरी साहब ने बिया की जानिब देखते हुए कहा, जो भागते हुए गायब हो चुकी थी। खुर्रम ने मुस्कुराकर नजरें अपने नाश्ते वाली प्लेट पर जमा ली। खुर्रम के दिल से ये बात कबूल की थी कि बिया उससे अच्छी बीवी उसे नहीं मिल सकती थी। खुर्रम बेटा, अब तो तू हमें जल्दी से दादी बना दे, एकदम से खुर्रम की माँ ने कहा तो खुर्रम को धचका सा लगा था ये सुनकर, क्योंकि उसकी नज़र में तो अभी बिया इस काबिल नहीं थी कि वो बच्चे की जिम्मेदारी संभाल सके। मगर हाँ में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। वो अपनी माँ के दिल के अरमानों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। जीता रहे मेरा पुत्र, अल्लाह तुझे ढेर सारी खुशियां दे। इसकी माँ ने खुशी से दुआएं देते हुए अपने बेटे की जानिब देखा। चौधरी साहब और खुर्रम आपस में जमीनों के बारे में काफी देर तक सोच विचार करते रहे। नाश्ते के बाद खुर्रम अपने कमरे में चला गया। बस एक बात है, खुर्रम की माँ, बिया की रुखसती के बाद खुर्रम बड़ा बदल गया है, बड़ा समझदार हो गया है, अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी अच्छी तरह से संभाल रहा है। तो सही कहती थी कि शादी के बाद बड़े बड़े सुधर जाते हैं, जैसे कि मैं सुधर गया और आज तेरा पुत्र भी सुधर गया। चौधरी साहब बोलकर कहका लगाकर हंसे थे। कहके में उसकी बीवी ने भी भरपूर साथ दिया था। बिया साइदी जान, मेरी तरफ देख तो सही। बिया बेड पर उल्टी लेटी तकिए पर सर रखे हिचकियों से रो रही थी। जब से शादी हुई थी, चौधरी कहीं भी उसे 2 दिन के लिए छोड़कर नहीं गया था। इस तरह अचानक खुर्रम के 2 दिन के जाने का सुनकर बिया का दिल बर्दाश्त होकर रो रही थी। मुझे नहीं देखना, मुझे बताए बिना 2 दिन मुझसे दूर रहने का प्लान बना लिया और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अपने सर को तकिए पर रखे उल्टी लेटी रोने को बरकरार रखे हुई थी। कसम से बिया, तेरे इसी रोने से मुझे डर लग रहा था, इसीलिए नहीं बता रहा था। मैंने सोचा कि चलो तुझे अचानक पता चलेगा तो मैं तुझे यूं रोता हुआ तो नहीं देखूंगा। इसके कांधे पर हाथ रखकर इसका चेहरा अपनी जानिब के रुख मोड़ा। देख, इतनी खूबसूरत आंखों का रो रो कर क्या हाल कर लिया, जो कर इसकी आंखों पर लब रख दिए, चूमते हुए आंसुओं के कतरों को पीने लगा था। मुझे नहीं पता, आप मुझे अपने साथ लेकर चले, मुझे नहीं रहना आपके बगैर। साईं के कॉलर की दोनों जानिब से पकड़ते हुए खींच कर अपने चेहरे के करीब करते हुए बोली, साईं की जान, मैंने वहां जाकर डेरे पर आदमियों के साथ रहना है, तुझे वहां कैसे ले जाऊं? तब इसके होंठों से टकरा कर चूमते हुए मुस्कुराया वो, जिस तरह बच्चों की तरह जिद करके रो रही थी। मुझे नहीं पता, कहीं भी रख लेना, मुझे आपके साथ रहना है। साईं, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। वो बच्चों की तरह हिचकियां लेकर रो रही थी, आंखों में आंसू की बाढ़ लगा रखी थी इसने। हाय साईं, दिन की जई जान, साईं को भी तेरे बगैर नहीं आती नींद, पर काम धंधे भी देखने पड़ते हैं। वरना तुझे तेरे ससुर का पता है, इसको मुझ पर वैसे भी खोता नाम बहुत अच्छा लगता है। तू नहीं चाहती कि तेरे शौहर की तारीफ हो। इसके चेहरे पर झुका अपनी गाल इसकी गाल से रब करते हुए उसे मना रहा था। साईं, मैं चाहती हूँ कि आपकी बहुत इज्जत हो, सब आप पर खुश हो, मगर आप मेरी बात समझ नहीं रहे। साईं, मैं 2 दिन कैसे रहूंगी आपके बगैर? साईं दी जान, रोना बंद करो, मैं तुझे वहां जाकर फोन भी करूंगा और जब तक सोएगी नहीं वीडियो कॉल पर ऑन भी रहूंगा, तो मेरे साथ बातें करती हुई मेरी मौजूदगी को महसूस करके सो जाना और बाकी पपियों और जपियां डालने का कोटा मैं आकर पूरा कर दूंगा। सौरभ थी। साईं, कसम से कितने बेशर्म है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। बिया साईं के बेबाकी से मजाक पर शर्म से लाल सुर्ख हो गई थी। इसके शर्माते हुए चेहरे पर झुककर इसकी पंखुड़ियों पर लब रखकर अपनी कैद में लेके नमी के हर कतरे को चूसते हुए अपने अंदर उंडेलने लगा था। उसे देर हो रही थी, ना हो रही होती तो वो अभी बिया की जान और को और भी मुश्किल करता, मगर उसे देर हो रही थी, इस वजह से उसकी पंखुड़ियों को आजादी बख्शते हुए पीछे होते हुए बेड से खड़ा हो गया। अब बताओ, मेरी जान मान गई है या अभी और मेहनत करना पड़ेगी? अगर इससे आगे मेहनत की तो फिर मुझे लगता है आज तो मैं नहीं जा सकूंगा। बिया के दिलकश सरापे को देखकर अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुस्कुरा रहा। खैर से जाए, मगर जल्दी आने की कोशिश करना, पिया ने मोहब्बत भरी नजरों से देख कर कहा और खुद भी बेड से खड़ी हो गई। फिक्र न करो, जितनी जल्दी हो सकेगा काम खत्म करके अपने मक्खन के पास ही आऊंगा। तेरे जिस्म की खुशबू के बिना खुर्रम को भी नींद नहीं आती। अपने कॉटन के सूट पर खड़े होकर सिलवटें देखते हुए मुस्कुराया। ये कुर्ता उतार रहा हूँ, इसको दोबारा प्रेस करवा दो, वरना मेरे कमीने यार इन सिलवटों को देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। बिया के साथ जबरदस्ती WWF करते हुए खुर्रम के कॉटन के कुर्ते पे बहुत सी सिलवटें आ चुकी थी। जी उतार दे, अभी करवा देती हूँ। अपना कुर्ता उतार कर बिया के हाथ में थमाते बिया के गाल पर झुक कर जाते जाते एक और लम्स छोड़ा था।
मिया शर्माते हुए रूम से जा चुकी थी जबकि वो अपने फोन को उठाकर किसी से बात करने लगा। ऊंची आवाज में बच्चों की तरह रो रही थी। शर्म करो मिरहा, हमारी शादी को साल होने वाला है और तुम अभी तक बच्चों की तरह मुंह फाड़ कर रो रही हो। जान, मेरी गर्दन पर तुमने ये जो फूल पत्तियां बनाई है ना, इतना तो मैं भी नहीं रोया। वो मिरहा को रोते हुए देख हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। इसका रोना मिरहा को मजीद गुस्सा दिला रहा था। हाँ तो ले लिया बदला। आपने ख्वामख्वाह ड्रामे कर रहे थे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाराज होकर इसके ऊपर से उठकर जा रही थी। शामिर ने इसकी कलाई से पकड़कर खींचकर अपने ऊपर गिरा ली। इसकी कमर पर अपने दोनों हाथ मजबूती से बांध रखे थे। सॉरी जान, मोहब्बत में थोड़ा सा बर्दाश्त करना भी सॉरी जान, मोहब्बत में थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना सीख लो। मीर की जान, जरा सी सख्ती पर तुम्हारे आंसू निकल आते हैं। जान, मैं असल में तो ऐसा ही हूँ। तुम्हारी नजाकत का ख्याल करते हुए हमेशा चॉकलेट हीरो बनकर रहता हूँ। कभी कभी तो जान तुम भी असल मीर को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो। मोहब्बत से इसकी पलकों को चूमते हुए आंसू के कतरों को अपने लबों में पी गया। तुमने ये कैसे कह दिया कि तुमने मेरे साथ नहीं रहना और अपने भाई के घर चले जाओगे? वो तो मैंने गुस्से से बोला था। सीने पर सर रख कर बोली, जान निकालूंगा तुम्हारी अगर ऐसा सोचने की जुर्रत भी की। तुम्हारा एसीपी बड़ी कुत्ती चीज है। मेरी मासूमियत पर मत जाना। मुस्कुराते हुए लफ्जों की सख्ती में लबों की नरमी दिखाते हुए उसे अपने सीने पर लिटाए हुए था। वो बच्चों की तरह रोते हुए इसी की पनाहगाह में खुद को महफूज किए लेटी हुई थी। तो आप मुझे इतना तंग ही ना किया करें कि मैं आपको जाने की धमकी दूं। तुम्हें तंग करना मेरा हक है। मुझसे दूर जाने का हक मैंने तुम्हें दिया नहीं। आज तो ऐसा सोच लिया, मगर आज के बाद अगर सोचा भी तो कसम से जान लेने में देर नहीं लगाऊंगा। कहते हुए गहरी नजरों से चेहरे की जानिब देख लबों की जंबिश इसके लबों पर छोड़ी। आपने मुझे फजूल में इतनी सजा दी, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। शिफा का मुद्दा पूरी रात को हलकान करने का था। शाहमी ने वॉश से बेड तक मोहब्बतों की बारिश में भिगोते हुए जो सख्तियां की थी। मिरहा इसी बात पर शाहमीर से नाराज होकर रो रही थी। वैसे तो वो सजा नहीं थी, मेरी मोहब्बत थी जो इतने दिन तुम पर निछावर न करने की वजह से सजा में बदल गई। थोड़ी सी सख्ती ज्यादा हो गई थी, इसके लिए मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ, बल्कि अब से तो शाहमीर की सख्ती वाली मोहब्बत को बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा करो मिरहा जी। अब आप बड़े हो गए हो, 1 साल होने वाला है हमारी शादी को। तो क्या अब आप ऐसे हो जाएंगे? वो आंखें फाड़ कर सिर उठाए इसका चेहरा देखने लगी। ऐसे हो जाएगा का मतलब कौन से मेरे सींग निकल आए? मुस्कुराते लबों से बोला। मीर, अगर आपने मेरे साथ यही सलूक किया तो मैं सच में रोमान भाई के घर चली जाऊंगी। और अब ये धमकी नहीं है, मैं सच में चली जाऊंगी। सीने से सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर धमकी दे रही थी। तेरी धमकी की तो ऐसी की तैसी, तो जाकर दिखा। मैं तो अब प्यार में भी सख्ती करूंगा। तुम्हारी जान पे निकालूंगा, होश भी ठिकाने लगाऊंगा। जाने की तो सोचना भी मत। करवट लेकर उसके ऊपर आगे जो कुछ देर पहले उसे चुप करवा रहा था, अब इसके लबों पर लब रखे सांसों को खींचकर अपने अंदर उंडेलते हुए उसकी जान को मुश्किल किए हुए था। वो किसी और ही मूड में लग रहा था कि इसके फोन पर बजती हुई रिंगटोन से वो पीछे हुआ। फोन को घूर कर देखा जबकि मिरहा शाहमीर को घूर कर देख रही थी। वो थोड़ा सा साइड पर हुआ था फोन उठाने के लिए और मिरहा 1 सेकंड से पहले वहां से गायब हो चुकी थी। उसे 100 की स्पीड से वॉशरूम में जाकर बंद होते देख शाहमीर को हंसी आ गई। वो फोन पर बात करने लगा। 4 महीने बाद। आसिम, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसका फोन आया था? आसिम को यूं बुखलाकर तैयार होते देख शिफा ने पूछा। शिफा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें महक आपी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना है। अमर भाई का फोन आया था, आपी की तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह खैर करे, हम परसों ही तो मिलकर आए हैं, तब तो आपी बिल्कुल ठीक थी। शिफा, मुझे नहीं पता, बस तुम दुआ करो कि आपी को कुछ नहीं हो। आसिम शाह ने बहुत अफसरदा लहजे से कहा। इंशाल्लाह में आपी को कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो। बस मुझे 2 मिनट दें, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जा चुकी थी। आसिम शाह ने महक से शिफा को मिलवा दिया था और कई बार वो महक से मिलकर आ चुके थे। महक ने बहुत खुश दिली से शिफा को अपनी भाभी एक्सेप्ट किया था, मगर आज अचानक अहमद का फोन आया कि डिलीवरी के वक्त महक की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वो उसे याद कर रही है। कराची में सिर्फ आसिम शाह ही मौजूद था, इसकी वालदा तो लाहौर में थी। इनको पहुंचने में टाइम लगना था। आसिम शाह और शिफा हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। मीरा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मीरब और रोमान शाह भी हॉस्पिटल आए थे। रोमान शाह और मीरब अभी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल पहुंचे थे। रोमान, प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर दो ताकि अल्लाह भी मुझे माफ कर दे। महक ने कुछ दूर खड़े हुए रोमान शाह की जानिब देखते हुए कहा। महक, तुम परेशान नहीं हो, मैंने तुम्हें इसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुम्हें अपने दोस्त के साथ रुखसत किया। मीरा, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। महक, मैं तो तुम्हें कब से माफ कर चुकी हूँ, अब तो हमारी दोस्ती भी हो गई। प्लीज तुम परेशान नहीं हो, तुम ठीक हो जाओगी। तुम अपनी प्यारी सी बेटी की तरफ देखो, तुम्हें इसके लिए ठीक होना है। इसके पास लेटी छोटी सी गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए मीरब ने इसका हाथ पकड़कर उसे बहनों की तरह तसल्ली दी। नहीं,
میں نہیں بچوں گی، مجھے پتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، بہت سے لوگوں کے دل توڑے ہیں، تو مجھے بھی سزا تو ملنی ہے، اور میرے اللہ نے میرے لیے شاید یہی سزا تجویز کی ہے کہ آج میں سب کچھ حاصل کر کے بلا حاصل ہو گئی ہوں۔ اتنا پیار کرنے والا شوہر، اتنی پیاری بہن، جن کو چھوڑ کر مجھے آج جانا ہے۔ مشکل سے سانس لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے، اس کا آکسیجن لیول گرتے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر بار بار سب کو روم سے باہر جانے کو بول رہی تھی، جبکہ مہک شاید آخری چند باتیں ان سے کرنا چاہتی تھی، وہ ان کو جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ تڑپتی ہوئی نظروں سے مہک کی جانب دیکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر اسے کلیئر بتا چکے تھے کہ مہک کی کنڈیشن ٹھیک نہیں۔ عاصم شاہ اور شفا بھی آ چکے تھے۔ عاصم نے تڑپ کر اپنی بہن پر جھک کر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ راستے میں اسے ساری بات پتہ چل چکی تھی۔ شفا، میرے بھائی کا بہت خیال رکھنا، عاصم بہت پیارا بھائی ہے اور تمہارے لیے بہت پیارا شوہر ثابت ہوگا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ شفا نہیں، انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا خیال رکھنا شفا۔ مہک نے بڑے مان سے شفا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ شفا اس کی بیٹی کا خیال رکھے گی۔ مہک، آپ اس طرح کی باتیں مت کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ عاصم شاہ نے تڑپ کر اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، امی کا خیال رکھنا عاصم، ہو سکے تو ان کو بھی اپنے پاس بلا لو، وہ وہاں پر بہت اکیلی ہے۔ آپ لوگ پلیز باہر جائیں، ان کو ٹھیک سے سانس نہیں آ رہا، ڈاکٹر نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ سب لوگ باہر جا چکے تھے، مگر مہک نے احمد کو جانے نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے مہک کی جانب دیکھتے ہوئے پاس بیٹھ گئے۔ احمد، اپنا اور ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، خود کو سنبھال لینا، تم شادی کر لینا، ہماری بیٹی کو ایک ماں کی بہت ضرورت ہے۔ وہ بمشکل سانسوں کو کھینچتی ہوئی احمد کا ہاتھ پکڑے ہوئے بول رہی تھی، مہک پلیز چپ کر جاؤ، کب سے تم بولے جا رہی ہو، تمہیں بہت شوق ہے مجھے چھوڑ کر جانے کا، میں نہیں سنبھال سکتا خود کو، تو ہماری بیٹی کو کیسے سنبھالوں گا؟ ہم دونوں کو سنبھالنے کے لیے تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا۔ مہک، تمہیں جینا ہے ہماری بیٹی کے لیے، میرے لیے تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا، میں تمہاری تڑپ کو سمجھ سکتی ہوں، مگر مجھے میرے گناہوں کی سزا ملنی تھی، اور میرے اللہ نے میرے لیے یہی سزا تجویز کی ہے۔ پلیز احمد، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم شادی کرو گے۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر احمد کو باہر بھیجنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مہک نے زبردستی احمد کے ہاتھ کو ہاتھوں میں دبا رکھا تھا۔ پلیز احمد، میری سانس میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے، وعدہ کر لو میرے ساتھ، تم نے مجھے بہت پیار کیا، میں تم پر خوش ہوں، تم بھی مجھ پر خوش رہنا، مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ احمد، تم نے مجھے تھوڑے سے وقت میں اتنی خوشیاں دی کہ میرے دل میں کوئی حسرت باقی نہیں ہے، پلیز میری آخری بات مان لو۔ اس کی سانسیں اکھڑنے کی وجہ سے آنکھوں میں پانی بہنے لگا تھا۔ احمد بھائی پلیز، آپ بھی بہت تکلیف میں ہیں، جو کہہ رہی ہیں ان کے دل کی تسکین کے لیے بول دیں۔ عاصم شاہ، جو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ایک بار پھر زبردستی روم کے اندر آ چکا تھا، احمد کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ہاں بولنے کو کہہ رہا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں جو تم کہہ رہی ہو میں وہ کروں گا۔ احمد کے لب ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ وہ شادی کر لے گا، شاید مہک وعدہ ہی تو سننا چاہتی تھی۔ عاصم اور احمد کے ہاتھوں میں مہک نے دم توڑ دیا، اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ چکی تھی، وہ کھلی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، آنکھوں کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے آخری حربہ آزماتے ہوئے چھاتی پر دباؤ دے کر سانس دلانے کی کوشش کی، جبکہ کوئی زندگی کے آثار نظر نہ آنے پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں کو بند کر دیا۔ آکسیجن بند کر دی گئی تھی۔ مہک یار، ایسے نہیں چھوڑ کے جا سکتی تم مجھے، میں اور گڑیا کیسے رہیں گے تمہارے بغیر؟ یار کیا ہو گیا یہ ایک دم سے، کیسے سب کچھ ختم ہو گیا؟ احمد رو رہا تھا، وہ ایک مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ عاصم شاہ صدمے سے ساکت کھڑا تھا، جس کی اکلوتی بہن دنیا سے جا چکی تھی۔ اندر رونے کی آوازیں سن کر باہر کھڑا رومان شاہ، میرب، شاہ زیب، حما سب اندر آ چکے تھے۔ شامیر اور مرحا بھی ہاسپٹل میں آ چکے تھے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے مہک دم توڑ چکی تھی۔ ضروری کارروائی کے بعد مہک کی ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ بہت ہی دل سوز سما تھا۔ 2 مہینے بعد میرب کی اچانک سے نیند میں آنکھ کھولی تو اپنے ساتھ رومان شاہ کو نہ پا کر اس نے ادھر ادھر اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا ہوا دیکھ میرب آہستہ سے بیڈ سے اتر کر چلتے ہوئے اسٹڈی روم کے اندر آ گئی، جہاں رومان شاہ رات کے 2 بجے جائے نماز پر بیٹھا آنکھیں بند کیے اپنے رب سے دعاؤں میں مشغول تھا۔ اس کی گالوں پر آنسو تھے، جن کو دیکھ کر میرب حیران سی ہوتے ہوئے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ رومان شاہ اپنی دعاؤں میں اتنا مشغول تھا کہ اسے میرب کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شاہ، آپ رو رہے ہیں؟ میرب کی آواز پر شاہ نے دعا میں ہاتھ اٹھائے چہرے پر پھیرتے ہوئے میرب کی جانب دیکھا۔ جان، تم کیوں اٹھ کر آ گئی ہو، اور تم کی زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے۔ میرب کو کھڑے ہو کر نرمی سے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ شاہ، آپ میرے پاس نہیں تھے تو میں پریشان ہو گئی، اس لیے آپ کو دیکھنے آ گئی۔ آپ مجھے بتائیں کیوں رو رہے ہیں؟ ایک ہاتھ شاہ کے گلے کے پیچھے سے ڈالے ہوئے جبکہ دوسرے ہاتھ سے شاہ کے آنسو صاف کرتے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ میں رو نہیں رہا، بس اللہ تعالیٰ سے کچھ خاص دعا مانگ رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔
मीरब के चेहरे को अपने मुकाबिल देख रुमान शाह ने लब इसके गाल पर रखकर मोहब्बत से चूमते हुए उसे झुककर बेड पर लिटा दिया। तकिए को उसके सर के नीचे सेट कर इसकी टांगों को सीधा करके ऊपर कंबल डाल दिया। वो मीरब के पास ही लेट गया, इसके माथे पर लब रखकर चूमते हुए। एक अजीब सी मोहब्बत और डर था रुमान शाह के चेहरे पर, जिसको मीरब बखूबी देख रही थी। प्लीज शाह बताएं आप क्यों परेशान हैं, और प्लीज ये मत कहिएगा कि आप परेशान नहीं हैं। अगर आपको मीरब के दिल की हर बात समझ में आती है तो मीरब को भी नजर आता है कि आप परेशान हैं। रुमान शाह के गाल पर हाथ रखकर मीरब मतलाशी नजरों से शाह की जानिब देख रही थी। मीरब, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा शाह परेशान हो तो तुम अपना बहुत ख्याल रखो। पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में, मीरब को अपनी मजबूत बाहों के दायरे में कसते हुए सीने में छुपाए हुए था। शाह, मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, और वैसे भी सारा दिन आप मेरे पास होते। मेरा ख्याल रखने के लिए एक मिनट के लिए भी तो मैं अकेली नहीं होती। फिर क्या डर है आपके दिमाग में जो आप इतने परेशान रहने लगे हैं? मीरब ने महक की डेथ के बाद ये महसूस कर रही थी कि रोमान शाह बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा था। हालांकि रोमान शाह को जब से मीरब की प्रेगनेंसी का पता चला था वो ऑफिस नहीं जा रहा था। रोमान शाह सारा काम दिलावर के हैंड ओवर कर रखा था। अपनी खास मीटिंग्स और काम वो अपने स्टडी रूम में ही बैठ कर करता, एक सेकंड के लिए भी खुद को मीरब से दूर नहीं कर रहा था। वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था। पूरा दिन वो मीरब का खुद से ध्यान रखता, खाने से लेकर ड्रेसिंग, इसकी एक्सरसाइज, इसकी खुली फिजा में बिठाना, हर चीज रुमान शाह अपने हाथों से कर रहा था। फिर भी एक डर था जो रुमान शाह के चेहरे पर वाज़ेह नजर आता था। रुमान शाह 5 वक्त की नमाज तो पहले ही बाकायदगी से अदा करता था, मगर अब तो तहज्जुद भी पाबंदी से पढ़ रहा था। 5 वक्त की नमाजों से लेकर तहज्जुद में रोने तक, कुरान पाक की तिलावत से लेकर जबान से अल्लाह का विर्द करते हुए, हर वक्त इसकी दुआ में सिर्फ और सिर्फ मीरब थी। वो मीरब के लिए बेहद हिसाब दुआएं मांग रहा था। फिर भी इसके दिल को एक अजीब सी बेसुकूनी थी। कहीं मीरब को खो देने का डर इसके दिल में घर कर चुका था। शाह कहाँ खो गए, क्या हो गया शाह आपको? शाह सोचती हुई नजरों से मीरब को देख रहा था। वो सोचों में खोया हुआ था। मीरब के बुलाने पर होश की दुनिया में वापस आया। मेरा शाह तो कहीं खो गया है। आप पहले की तरह खुश रहते हैं ना? मेरा शाह मुझे पहले की तरह डांटता है ना सख्ती करता है। आपने मुझे एक छोटे बच्चे के जैसे बना दिया है। हर चीज में आप पर डिपेंडेंट होकर रह गई हूँ। वॉशरूम तक आप मुझे अकेले नहीं जाने देते। और देखे शाह, मैं आपको बिल्कुल तंग भी नहीं करती। अब जैसा कहते हैं मैं वैसा करती हूँ। मगर शाह, ये आपके चुप उदास चेहरा मुझ में नहीं देख सकती। शाह के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बेख्तियार मीरा अपने मोहब्बत से अपने होंठ शाह के होंठों पर रखकर चूम लिया। अगर शाह की जान मीरब में थी तो मीरब की जान भी शाह के अंदर बसती थी। वो कहाँ देख सकती थी अपने शाह को इतना उदास और परेशान। और वो जानती थी कि शाह जितना मर्जी स्ट्रेस में हो, इसकी गुर्बत में शाह बहुत पुरसुकून हो जाता है। शाह की जान में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं परेशान ना दिखाई दूं, और मेरी जान, मेरी वजह से तुम स्ट्रेस मत लो। मगर ये जो तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हो, इसका हिसाब तो मैं तुमसे गिन गिन कर लूंगा। झुककर पंखुड़ियों को चूमते हुए पॉइंट किया। तुम्हारी डॉक्टर साहिबा ने तो सख्त ऑर्डर दिए हैं कि मैं तुम्हारे करीब जाकर अपनी मोहब्बत निछावर नहीं कर सकता, और तुम सारा दिन मुझे छोटी छोटी किस्सियां दे देकर मेरी हालत को काबिल रहम बना देती हो। इसके बाद शाह खुद को कैसे कंट्रोल करता है, इसका तो तुम्हें पता भी नहीं। इसके चेहरे पर झुका मोहब्बत से पूरे चेहरे पर लम्सों से तवाफ कर रहा था। शायद थोड़ी सी किस्सियां मेरी होती हैं, थोड़ी सी किस्सियां मेरी अपने बाबा के बेबी की तरफ से होती हैं। हम दोनों की किस्सियां मिलाकर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं। और जब मेरा बेबी दुनिया में आ जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर एक गाल पर मैं किस किया करूंगी और दूसरी पर मेरा बेबी किस किया करेगा। और आप हम दोनों पर नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि यह हक मीरा प्रमाण शाह ने आपको दिया ही नहीं। शाह के अंदाज में नकल उतारते हुए शाह के गले में लाड से बाजू डालते हुए कहा, अच्छा जी, तो मीरा प्रमाण शाह, शाह को तुमसे नाराज होने की जरूरत भी नहीं है। शाह अपने अंदाज में जब आपकी जान निकालेगा तो फिर आपने सिसकियां नहीं भरनी। शाह अपने शाह को बर्दाश्त करना है। शाह भी मीरब के अंदाज में लाड से बातें करते हुए उसकी गर्दन पर झुका, लम्स छोड़ रहा था। शाह शाह, बेबी ने किक मारी है। कहाँ? शाह के लिए ये सब बहुत नया था। इसके लिए इसलिए मीरब की बात पर शाह ने हैरानी से पूछा, जाहिर सी बात है शाह, मेरी पेट में बेबी ने किक मारा है। अच्छा, ऐसा भी होता है? शाह ने तजस्सुस से कहा। इधर लाए हाथ, लाए हाथ, लाए। शाह के हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रखते हुए सांस रोके लेटी थी, ताकि शाह बेबी की किक को महसूस कर सके। शाह ने अपने हाथ के नीचे एक नन्ही सी जान के वजूद को महसूस किया। शाह के दिल ने एक मोहब्बत भरी बीट को मिस किया था। बहुत अलग और नया एहसास था। रुमान शाह ने आज से पहले इस एहसास को कभी महसूस नहीं किया। शायद मीरब के खो देने के डर ने इस एहसास को कहीं दूर रखा हुआ था। शाह के लब बेख्तियार मुस्कुराए। शाह ने मीरब के पेट से कमीज को हटाते हुए झुककर लब पेट पर रखकर चूम लिया। अब मीरब का पेट काफी बाहर निकल आया था। इसका छठा महीना चल रहा था और काफी गोलू मोलू सी लगने लगी थी। मीरब का भरा भरा सा जिस्म बहुत खूबसूरत लगने लगा था।
وہ کافی ہیلدی ہو رہی تھی کیونکہ شاہ اس کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شاہ کو اچھا لگا ہمارے بیبی کی کک محسوس کر کے۔ میرب کو ہمیشہ ایک جستجو سی ہوتی تھی شاہ کے منہ سے سننے کی کہ شاہ بچے کے لیے کیا محسوس کرتا ہے۔ ہاں شاہ کی جان، شاہ بہت خوش ہے کہ ہمارا بیبی اسے کک مارنے لگا ہے۔ ویسے یہ ککس مارنا اس کو تم نے سکھائی ہے یا وہ خود سے ہی ٹریننگ یافتہ ہے؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے پیٹ پر اپنا ہاتھ رب کرتے ہوئے میرب کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ آپ کا بیبی ہے اس لیے وہ سب کچھ خود سے ہی سیکھ رہا ہے۔ رومان شاہ کا بیٹا ہے، اسے کسی کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں۔ تو تمہیں کیسے پتا کہ بیٹا ہے؟ کیونکہ میں اللہ میاں سے روز دعا کرتی ہوں کہ مجھے بیٹا چاہیے، وہ بھی بالکل آپ کے جیسا خوبصورت، اور جس کے ایسے خوبصورت اور گہرے ڈمپل ہوں۔ رومان شاہ کے ڈمپلز میں انگلی ڈالتے ہوئے مسکرائے۔ جی نہیں، اگر ہمارا بیٹا بھی ہوا تو اس کے ڈمپل نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر اس کے ڈمپل ہوئے تو پھر تمہاری آنکھوں میں یہ جو میں اپنے ڈمپل کے لیے محبت دیکھتا ہوں وہ مجھے دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی۔ اس لیے نو ڈمپل، میرے ڈمپل صرف میرے منہ پر ہی رہیں گے، اور صرف میرے ڈمپلز کو حق ہے کہ تم ان کو دیکھو، چومو اور پیار کرو۔ شاہ اپنے بیٹے سے جیلس ہو رہے ہیں؟ ہاں بالکل جیلس ہو رہا ہوں، کیونکہ تمہارے پیار پر صرف میرا حق ہے، اور میں اپنے برابری پر اپنے بیٹے کو کبھی نہیں آنے دوں گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا مسز رومان شاہ۔ دنیا کا پہلا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے سے بھی جیلسی محسوس کر رہا ہے۔ میرب کھی کر کے ہنس رہی تھی۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں۔ جب تم میرے منہ سے کسی اور کا نام سنتی ہو تو تمہیں جتنی جیلسی فیل ہوتی ہے ویسی ہی جیلسی مجھے ہوتی ہے تمہارے منہ سے کسی اور کا نام سن کر، مگر شاہ وہ کوئی اور نہیں، ہمارا اپنا بچہ ہوگا۔ تمہارے پیار پر نو سمجھوتا، تمہارا پیار صرف میرے لیے ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ میرا بیٹا ہو یا کوئی اور۔ شاہ کتنے ضدی ہو گئے۔ میرب کو ہنسی آ رہی تھی رومان شاہ کی انسیکیورٹی پر، مگر کہیں نہ کہیں اسے خود پر بہت غرور اور مان بھی تھا۔ جس کے نصیب میں رومان شاہ جیسے اکڑوں کی محبت آئی، جس رومان شاہ کے محبت کے چند خوبصورت لمحات چرانے کے لیے وہ اپنی جان لینے کو تیار تھی، آج وہ رومان شاہ اس پر محبت کی بارش ایسے برساتا کہ کبھی کبھی تو میرب کا دل اش اش کر اٹھتا تھا۔ ماہی یار، تم تھوڑی دیر مہرمہ کے پاس بیٹھو، میں ذرا عاصم سے چائے وغیرہ کا پوچھ لوں۔ اوکے تم جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ ماہی جو بیٹھی ہوئی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی اٹھ کر مہرمہ کے پاس آ گئی۔ ویسے اس غریب کو چائے کا کے علاوہ بھی کچھ پوچھ لیا کرو، 6 مہینے ہونے والے ہیں تم لوگوں کی شادی کو، تھوڑا سا تو یار اپنے رشتے کو آگے بڑھاؤ۔ ماہی نے ہمیشہ کی طرح مذاق کرتے ہوئے سمجھایا۔ تم چپ کر کے مہرمہ کا خیال رکھو دادی اماں، شفاف مسکراتے ہوئے کہا۔ یار میں مذاق نہیں کر رہی، اس شریف انسان نے جو فیصلہ تم پر چھوڑا ہے کہ وہ کبھی رشتے کو زبردستی آگے نہیں بڑھائے گا، اور جب تک تم اشارہ نہیں کرو گی وہ بندہ تو اپنی بات پر قائم رہے گا، تو پلیز اس کو اشارہ دو کہ تم اس کو چاہنے لگی ہو، تم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ماہی نے ایک اچھی دوست کی طرح ہمیشہ اسے اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کو کہا تھا۔ ماہی پاگل ہو گئی ہو، میں بھلا ان سے ایسا کیسے کہہ سکتی ہوں؟ ماہی نے شرماتے ہوئے کہا، روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اللہ جی، یہ 1990 کی ہیروئن کہاں سے آ گئی؟ ماہی نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا، جسے سن کر پاس بیٹھی کیئر ٹیکر بھی ہنس پڑی۔ مہک کے گزر جانے کے بعد احمد کے بہت کہنے پر عاصم شاہ اور شفا احمد کے گھر فی الحال شفٹ ہو گئے تھے۔ مہرمہ بھی بہت چھوٹی تھی اور اسے سنبھالنے کے لیے ہر وقت ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ احمد کی والدہ کافی ضعیف تھی، جو کہ بہت کوشش کے باوجود بھی یہ ذمہ داری اچھے سے نہیں سنبھال پا رہی تھی، وہ خود بھی بیمار رہتی تھی۔ عاصم شاہ نے اپنی اکلوتی بہن کی آخری نشانی کی خاطر احمد کا فیصلہ قبول کر لیا۔ مہک کی ماں گاؤں واپس جا چکی تھی کیونکہ وہ کچھ پرانے خیالات کی عورت تھی اور وہ داماد کے گھر پر رکنا مناسب نہیں سمجھتی تھی، اور ان کو اوپر سے یہ بھی تسلی تھی کہ شفا اور عاصم یہاں پر ہیں تو ان کی نواسی کا بہت اچھے سے خیال رکھ سکتے ہیں، اور شفا خود بھی اتنی زیادہ میچور نہیں تھی کہ مہرمہ کی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھا لیتی، اس لیے وہ اکثر ماہی کو اپنے ساتھ روک لیتی تھی۔ ماہی کو بھی زیادہ دقت نہیں ہوتی تھی یہاں رکنے پر، کیونکہ ماہی کے والدین زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے۔ ماہی اور ایک اس کی بڑی بہن تھی، وہ بھی اکثر ملک سے باہر ہی رہتی تھی، تو ایسے میں ماہی گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی۔ ماہی ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر ماہی کی زندگی میں خوشیاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اکثر ماہی اپنی خوشیاں خود ہی ڈھونڈتی رہتی تھی، مگر خوشیاں ہمیشہ ماہی سے کوسوں دور رہتی تھی۔ ماہی کو بچپن میں اس کے ماموں نے گود لے لیا، کیونکہ ان کے گھر 10 سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، مگر ایک کار حادثے میں ماموں اور ان کی وائف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں ہی اس دنیا سے چل بسے۔ اس وقت ماہی کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے واپس اپنے پاس رکھ لیا۔ ماں باپ کے پیار میں تو کوئی فرق نہیں آیا، مگر اس کی بڑی بہن جو کہ عمر میں ماہی سے تقریباً 10 سال بڑی تھی، اس نے ماہی کو کبھی قبول نہیں کیا، ہمیشہ وہ اس سے حسد ہی کرتی تھی کیونکہ ماہی اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے اس کی بہن ماہی سے زیادہ جالس ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی یہی بتاتی کہ وہ اکیلی ہی، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں۔
اس نے دل سے ماہی کو کبھی اپنی بہن تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کی بڑی بہن نے امریکہ میں کسی انگریز سے اپنی مرضی سے شادی کی اور زیادہ عرصہ تک نہیں چل سکی اور ان دونوں کا طلاق ہو گیا، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ آزاد لڑکی تھی، ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی اس سے کھینچا کھینچا رہتے تھے۔ اس کا باغی دماغ ہمیشہ ایک الگ ہی دشا میں سوچتا۔ اب تو یہ عالم تھا کہ وہ کئی مہینوں میں ایک آدھی باہی پاکستان اپنے گھر آتی۔ زیادہ تر وہ ورلڈ ٹور پر ہی رہتی تھی، جبکہ ماہی اپنی بڑی بہن سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ بڑی بہن جتنی بدتمیز آزاد خیال تھی، ماہی اتنی ہی زیادہ سمجھدار اور صحیح۔ ماہی کا مزاج کافی چنچل اور شوخ مزاج رہنے والی لڑکی تھی۔ ماہی کے گھر والے کافی آزاد خیال، کھلے ذہن کے ماڈرن لوگ تھے۔ ماں اور باپ دونوں ہی بزنس میں ایک الگ مقام رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے پیسہ تو بہت کمایا، مگر اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے سکے۔ اس لیے ماہی اکثر شفا کے پاس رک جایا کرتی۔ جب سے شفا کی عاصم شاہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی، ماہی نے اپنے دماغ سے عاصم شاہ کو ہر طرح سے نکال دیا۔ اب وہ صرف اور صرف اس کی بیسٹ فرینڈ کا شوہر تھا، اور وہ اس نظر سے ہی عاصم شاہ کو دیکھتی تھی، اور عاصم شاہ تو پہلے دن سے ہی کبھی ماہی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے شفا اور ماہی کے درمیان کبھی کسی غلط فہمی نے جگہ ہی نہیں بنائی۔ مہک کی ڈیتھ کو تقریباً 2 مہینے ہونے والے تھے۔ اکثر ماہی اور شفا دونوں اکٹھی ہی کالج سے عاصم شاہ کے ساتھ رکنے کے لیے آ جاتی تھی۔ ماہی کا ماں باپ زیادہ تر اگر ایک ہفتہ پاکستان میں تو اگلا آنے والا پورا مہینہ ان کا ابراڈ میں ہی گزرتی۔ اس کی بڑی بہن نے باہر کسی انگریز سے شادی کر لی تھی، مگر وہ شادی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی۔ اس کے بعد طلاق ہو گئی اور وہ زیادہ تر باہر ہی رہتی تھی۔ کبھی مہینوں میں ایک آدھا چکر ہی اس کا پاکستان لگتا۔ ماہی گھر میں اکیلی بور ہو جاتی تھی، ایسے میں مہرماں اور شفا کا ساتھ پا کر تو ماہی کو جیسے پوری دنیا کی خوشیاں مل گئی تھی۔ احمد کی والدہ بھی بہت اچھی اور پیار کرنے والی خاتون تھی، وہ سب کا بہت خیال رکھتی۔ شفا اور ماہی کے آنے سے گھر میں ان کے پاس بہت رونق ہو گئی تھی، اور مہرماں کی وجہ سے تو گھر میں رونقیں اور بہاریں آ گئی تھی۔ بس کمی تھی تو صرف ایک مہک کی تھی، جسے سبھی محسوس کرتے تھے۔ احمد نے خود کو کام میں بہت مصروف کر لیا تھا۔ مہک کی یادوں سے بچنے کے لیے اکثر احمد رات کو گھر دیر سے ہی لوٹتا تھا۔ ماہی زیادہ تر مہرماں کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ ماہی کو یہاں پر کچھ بھی انکمفرٹیبل محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ گھر میں زیادہ تر احمد کی امی، شفا اور ماہی ہوتے تھے۔ ماہی اور شفا کی پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ شفا نے تو فی الحال پڑھائی اس لیے روک دی کیونکہ مہرماں کو اس کی ضرورت تھی، اور ماہی شفا کے بغیر آگے پڑھنا نہیں چاہتی تھی، تو اس لیے پڑھائی کو فی الحال کے لیے اسٹاپ لگ چکا تھا۔ مہرماں اور شفا کا کمرہ بالکل ساتھ ساتھ ہی تھا۔ تقریباً زیادہ ٹائم تو شفا اسی کے روم میں پائی جاتی تھی، مگر جب عاصم شاہ جاتا تو پھر ماہی اپنے روم میں چلی جایا کرتی تھی۔ ماہی اکثر خود ہی شفا کو جانے کا بول دیا کرتی تھی۔ ماہی آسانی سے مہرماں کو سنبھال لیتی، اور ویسے بھی ہر وقت ایک کیئر ٹیکر مہرماں کے لیے روم میں موجود تھی، تو ایسے میں ماہی شفا کو اس کے روم میں عاصم شاہ کے پاس بھیج دیا کرتی تھی۔ مہک کے جانے کی وجہ سے ان کا رشتہ بھی ایک جگہ پر فی الحال رک سا گیا تھا۔ اپنی بہن کی وجہ سے عاصم شاہ بھی ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، اوپر سے مہرماں کی بہت بڑی ذمہ داری فی الحال عاصم شاہ اور شفا سنبھال رہے تھے، تو ایسے میں اپنے رشتے کو دونوں ٹائم ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ عاصم شاہ صبح کالج چلا جاتا، جب واپس آتا تو زیادہ تر شفا کا ٹائم مہرماں کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ زندگی کا پہیہ جیسے جام سا ہو گیا تھا۔ تو میں پی آئیڈیاز امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔